नमस्कार। दूरदर्शन के बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में एक बार फिर से मैं रूबी खातून आप सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के इस बिहार थिएटर में बिहार रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षर हमारे साथ मौजूद हैं श्री परवेज अख्तर। सर नमस्कार, हमारे बिहार थिएटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया रूबी, और दूरदर्शन का भी शुक्रिया कि उसने इस तरह का कार्यक्रम शुरू किया है जिससे बिहार के थिएटर की गतिविधि से हमारे दर्शक परिचित होते हैं। और इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। सर सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई? रंगमंच की शुरुआत कैसे हुई, ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम लगातार जूझते रहते हैं, इसलिए कि रंगमंच का वो तत्व कौन सा है जो हमें आकर्षित करता है, एक दर्शक को आकर्षित करता है, एक युवा या एक बच्चे को आकर्षित करता है। वो अभिनय का जो उसका तत्व है, क्योंकि रंगमंच का जो केंद्रीय तत्व है अभिनय है, अभिनेता है। तो बचपन में ही मेरे पिता बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, स्वर्गीय समीउल्लाह खान साहब। तो वो हमें सपरिवार रामलीला दिखाने ले जाते थे। हमारा जन्म गोरखपुर में हुआ था, तो गोरखपुर में रामलीला की परंपरा है, समृद्ध परंपरा है, और वहाँ हम बचपन से रामलीला हम देखने का हमारा सिलसिला शुरू हुआ। और मैं मानता हूँ कि रामलीला का वो जो प्रभाव है वो मुझ तक अब तक मौजूद है, मुझ में, मेरे अंदर कहीं बहुत गहरे। और वो जो अभिनय का तत्व है रामलीला में, वो दरअसल हमारे और दर्शकों के या अभिनय करने वाले व्यक्ति को आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि हमारी कुछ आदिम प्रवृत्तियां हैं, जैसे द्वेष है, घृणा है, वात्सल्य है, ममत्व है, ममता है, प्रेम है। ये सारी जो आदिम प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य ने जिन सृजनात्मक कलाओं का विकास किया, उसमें रंगमंच सबसे प्राथमिक कला है, और उसका मूल तत्व अभिनय था। तो अभिनय के प्रति हमारे आकर्षण का कारण ये है क्योंकि हमारी प्रवृत्ति में शामिल है, हमारे खून में शामिल है, और हम सभी अभिनय के प्रति आकर्षित हैं, अभिनेता और जो दर्शक हैं। और हम सब कहीं ना कहीं अभिनय से दो चार होते रहते हैं। आप एक छोटे बच्चे को खेलते देखिए, वो गाता भी है, वो अभिनय भी करता है, माँ से झूठ भी बोलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब कृष्ण ये कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, उन्होंने माखन खाया हुआ होता है, लेकिन वो अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिस भोलेपन से वो कहते हैं वो कुछ नहीं, अभिनय है। एक शिक्षक जब अपने इस छात्र को पढ़ा रहा होता है तो दर्शक और अभिनेता का एक दृश्य उपस्थित होता है। तो ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और मेरा रंगमंच वहाँ से शुरू हुआ। आप कह सकती हैं कि 1960 के आसपास, आप कह सकती हैं 1960 के बाद रंगमंच ने मेरे अंदर एक सृजनात्मक ऊर्जा का संचार किया। हमारे परवेज सर ने बहुत सही बात कही है कि हम आम जीवन में भी अभिनय करते रहते हैं, हर एक पात्र ही होते हैं जैसे नाटकों में होते हैं। सर अगला सवाल मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि उस समय में सामाजिक दृष्टिकोण कैसा था? मैं प्रारंभ में ही ये निवेदन करना चाहता हूँ कि रंगमंच दरअसल सामुदायिक गतिविधि का हिस्सा होता है। एक समुदाय की आशाएं आकांक्षाएं जो होती हैं, उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम रंगमंच होता है। और वो जो दौर था जिसमें रामलीला, रासलीला या इस तरह की जो लोक कलाएँ थीं, वो जनता की आशाएं आकांक्षाएं जो थीं उनकी अभिव्यक्ति कर रही थी। उसके बाद 60 के दशक के बाद ही दरअसल आधुनिक, जो आज का आधुनिक रंगमंच है, उसका विकास हो रहा था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हो रही थी। वो दौर था जिस वक्त संगीत नाटक का अकादमी दिल्ली में स्थापित हुआ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई, और एक नई तरह की चेतना का विस्तार हुआ। लेकिन ये जो पूरी चेतना थी वो मध्यवर्गीय केंद्रित थी, और शहर में केंद्रित विचारधारा या सौंदर्य, रंगमंच का जो सौंदर्य निर्मित हो रहा था वो नगर केंद्रित था। और हिंदी रंगमंच ने उस समय समाज
का जो बड़ा भाग जो देहातों में गांवों में रहता था उसके साथ कोई सिंथेसिस नहीं किया गया। अर्बन थिएटर विकसित हुआ, लेकिन हमारा जो रूरल थिएटर या ग्रामीण रंगमंच जिसको हम कहते हैं या लोक रंगमंच कह लें, लेकिन उसको ग्रामीण रंगमंच कहना मैं ज़्यादा उपयुक्त मानता हूँ। तो ग्रामीण रंगमंच और शहरी रंगमंच के साथ जो एक आपसी संबंध और एक वार्ता होनी चाहिए थी, एक संवाद होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन सामाजिक जो स्थिति थी ये कि उसमें उस समय जो शौकिया रंगकर्मी थे और वो जो नाटक किया करते थे उसमें महिलाओं की कमी होती थी और महिला माने अभिनेत्रियों की कमी होती थी, अच्छे और ट्रेंड निर्देशकों की कमी होती थी। रंगमंच लोग मनोरंजन के लिए ही देखने के लिए आते थे। सामान्यतः बहुत हास्य नाटक वगैरह जो होते थे, जो पारंपरिक नाटकों से इतर जो नाटक हो रहा था शहरों में, पारंपरिक से मेरा अर्थ है रासलीला, रामलीला और नौटंकी या इस तरह की जो, या अपने बिहार में विदेशिया नाटक, भिखारी ठाकुर के नाटक वगैरह जो हो रहे थे, उनसे इतर जो शहरों में नाटक हो रहा था 60 के दशक के बाद, कला संगम में सतीश आनंद, सुमन कुमार, बसंत कुमार, ये तमाम लोग जो सक्रिय हुए उस दौर में, तो उस तरह का वो जो दौर, उस दौर का जो थिएटर था वो एक खास तरह की मध्यवर्गीय और नागर प्रवृत्ति का शिकार था और उसने खास तरह की, उसमें एक अभिजात्य दृष्टि थी, ऐसा मैं मानता हूँ। परवेज दा के बारे में मैं एक बात आप दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी, अवगत करवाना चाहूँगी कि 2015 में बिहार से रंगमंच के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ये जो राष्ट्रपति के हाथों मिलता है, वो अवार्ड भी परवेज सर को मिल चुका है। उसके लिए भी आपको सर हमारे दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आज के जो नए अभिनेताएं जो आ रहे हैं, उन्हें रंगमंच के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? दरअसल अभिनय ऊपरी तौर पर सबसे आसान कला लगती है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो अपने जीवन में जो करते हैं वही शायद मंच पे कर रहा होता है, ऐसी धारणा सामान्यतः अभिनेता बनाते हैं। लेकिन अभिनय का जो माध्यम है वो शरीर है, हमारा शरीर और हमारी चेतना है। हम अभ्यास से जो कुछ भी सीखते हैं, चेतना सक्रिय होती है और जब हम सीख लेते हैं तो वो अवचेतन में चला जाता है। जो चीज़ जो हम सीखते हैं वो अवचेतन में चली जाती है। यानी अगर कोई हम स्किल सीखते हैं तो सीखने के क्रम में हम चेतन अवस्था में उस प्रयास करते हैं। तो अभिनेता को भी चेतन अवस्था में प्रयास करने का अभ्यास करना चाहिए। यानी अगर वो संवाद बोल रहे हैं तो संवाद के उच्चारण के लिए कैसे सही उच्चारण करना है या उर्दू के शब्दों का कैसे उच्चारण करना है, ज़, फ, ख, क में क्या फ़र्क है, उच्चारण की जो स्थिति है, जिस तरह से आप जॉ बोलते हैं तो जॉ में क्या फ़र्क है, इन तमाम चीज़ों पर आप अपने अग्रज और वरिष्ठ या निर्देशक से जान सकते हैं कि उसमें उच्चारण में कहाँ आपके पूरे ये जो आपका जो पूरा सिस्टम है, वोकल सिस्टम, उसमें क्या परिवर्तन आता है। इसको आप एक बार समझ लेते हैं युवा अभिनेता तो उनको उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरा ये मानना है कि जो संस्कृत का थोड़ा उसको ज्ञान है या संस्कृत के प्रति उसको थोड़ा सा रुझान है तो वो संयुक्ताक्षर बोलने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम आम बोलचाल में राजेंद्र बोलते हैं, राजेंद्र नगर जा रहे हैं, जबकि वो राजेंद्र है। तो नौ दो रौ, तो नौ दो रौ जो संयुक्त है उसको कैसे उच्चारित किया जाए, ये अभिनेता को सीखना है। अभिनेता को ये सीखना है कि हमारी जो आदिम, जो हमारे अंदर जो आदिम भावनाएं हैं, उन भावनाओं की हम अभिव्यक्ति कैसे करें। तो करने का एक माध्यम तो आवाज़ है, ध्वनि है, ध्वनि यंत्र है, और दूसरा माध्यम हमारा शरीर है। शरीर के जो अलग अलग उपांग हैं वो उसके माध्यम है। तो जब दोनों का सामंजस्य होता है, यानी आप इसको कह सकते हैं समझने के लिए, जब सिंक्रोनाइज करता है, यानी आप जो कुछ बोल रहे हैं उसका साथ इमोशन यानी भावना और आपका शरीर की आपकी क्रिया, उस तीनों का जब संतुलन होता है तो एक अच्छे अभिनय का जन्म होता है।
मेरे ख्याल से इस बात को ध्यान में रखकर अभिनेताओं को अभ्यास करना चाहिए, और अभ्यास का कोई विकल्प नहीं है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। एक संगीतकार अपने साज पर घंटों रियाज करता है, लेकिन हम अभिनेता कितनी देर रियाज करते हैं? तो रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहता हूं कि चूंकि इसमें चेतन अवचेतन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो मनुष्य जो अभिनय कर रहा है होता है, जो अभिनेता है, दरअसल वो 24 घंटे रियाज कर सकता है। ये दूसरी कला में नहीं संभव। कोई दूसरी कला में माध्यम जो है वो उसका सितार हो सकता है, या कोई चित्रकार है तो उसके लिए पेंट और ब्रश आधार हो सकता है, उसका माध्यम हो सकता है। लेकिन एक अभिनेता के लिए उसका शरीर ही माध्यम है। तो इस शरीर के साथ और इस चेतना के साथ वो 24 घंटे रियाज में रह सकता है, स्वप्न में भी। और मैं तो ये कहता हूं कि स्वप्न अभिनेता की रचनात्मक प्रयोगशाला है। आपसे एक बात जो मैं जानना चाहूँगी कि आप नॉन एनएसडीएन हैं, जो भी नए अभिनेता आते हैं उनके अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने की बहुत ज़्यादा होड़ होती है, लेकिन आप वहाँ से पास आउट नहीं हैं। तो इस चीज़ का कभी खलल रहा, कभी खला ये चीज़ आपको? मैंने मलाल था कि नहीं था, ऐसा कोई मलाल तो नहीं था। इच्छा ज़रूर थी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं प्रवेश लूँ, लेकिन उस समय की जो परिस्थिति थी, और वो परिस्थिति बदली नहीं है मित्रों। उस समय की परिस्थिति थी कि रंगमंच को अगर आप व्यवसाय बनाते हैं तो आप व्यवसाय नहीं बना पाते हैं, नहीं बना सकते हैं। यानी रंगमंच और अभिनय, रंगमंच का अभिनय ये व्यवसाय का हिस्सा नहीं हो सकता है, व्यवसाय नहीं बन सकता है। ये हमने समझ लिया था उसी दौर में, और हमने ये तय किया था कि जो रंगमंच करना चाहते हैं दरअसल उन्हें अपनी आजीविका का साधन खोज लेना चाहिए, और जो रंगमंच करते रहे, चाहे वो हिंदी थिएटर में हो या इधर रंगमंच में, बांग्ला रंगमंच या मराठी रंगमंच में। आप जानते हैं श्री राम लागू डॉक्टर थे पेशे से, या फिर मोहन आगाशे वो बहुत बड़े मनोचिकित्सक थे। उसी तरह से अरुण मुखोपाध्याय वो जो वेस्ट बंगाल सेक्रेटेरिएट में काम करते थे, रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता वो अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। तो यानी इस तरह से आप देखिएगा कि कला के क्षेत्र में, हिंदी भाषी क्षेत्र में खास तौर से कला को उस तरह से पेशे का महत्व नहीं मिला। सरकारों ने तो नहीं दिया, लेकिन हमारे समाज ने भी इसको पेशे के रूप में मान्यता नहीं दी। तमाम तरह की चीज़ों को पेशे के रूप में मान्यता दी, यहाँ तक कि जो ब्रोकर होते हैं उनको भी उस पेशे की मान्यता है, लेकिन कलाकर्म को पेशे की मान्यता नहीं। इस बात को हमने उस समय समझ लिया था, और इसलिए ये ज़रूरी था कि आप एक मिशन की तरह से आप थिएटर को करते रहें, जारी रखें। जैसा कि पूछा आपने कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या एनएसडी में जाने का कोई मलाल है कि नहीं, मलाल उस तरह से नहीं है, इच्छा ज़रूर थी। तो मेरे ऊपर बहुत कृपा थी, बड़ा स्नेह था स्वर्गीय बीवी कारंत का, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उस समय निदेशक थे, और उन्होंने खुला ऑफर किया था कि परवेश तुम आओ, तुम्हारा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन कर लेंगे। तो मैंने कहा कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अच्छा थिएटर करूँगा। मैं सतीश आनंद जी के साथ था, और कला संघ में मैंने सब कुछ सीखा जो एक थिएटर करने वाले को सीखना चाहिए। मैंने मेकअप सीखा, मैंने कॉस्ट्यूम सीखा, सेट डिज़ाइन सीखा। मेरे साथ बहुत सारे युवा लोग भी थे उस समय, जो युवा थे विनीत कुमार, शेखर सिन्हा, सुमन कुमार का भी उल्लेख मैं कर चुका हूँ, वसंत कुमार, और तमाम तरह के जो माया सिन्हा थी उस समय, जो आप सभी जानते हैं माया शंकर को, माया सिन्हा थी, सरिता सिन्हा थी, बहुत सारे लोग, श्रुति शुक्ला थी। तो इन तमाम लोगों का एक था, और समाज का के एक खास वर्ग का उसको बहुत अच्छा समर्थन था। तो हमारा जो मेथड था वो ट्रायल एंड एरर का मेथड था, गलती करो और सीखो, और ये सीखो कि क्या नहीं करना है। तो दरअसल हम प्रशिक्षण केंद्र में क्या करते हैं, प्रशिक्षण केंद्र में हम स्किल को डेवलप करते हैं। कला का कोई प्रशिक्षण नहीं होता है, ये मेरी मान्यता है। बहुत लोग असहमत हो सकते हैं। तो कला की तकनीक का हम प्रशिक्षण लेते हैं दरअसल। तो वो उस तकनीक का प्रशिक्षण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 3 साल में देता है, और हमको हो सकता है 10 साल लगे उसको सीखने में, लेकिन हमने जो सीखा वो सीखने का जो ये तरीका था वो यही था कि ट्रायल और एरर से हम इसको लगातार गलती करके सीखते रहे, और आज यहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं कि आप एक कुशल निर्देशक भी हैं, साथ ही आपने अभिनय भी किया है, तो आपके अभिनय पे बात करते हैं। सवाल आपका बहुत अच्छा है कि
दरअसल आप भी शायद जानती हूँ कि वास्तव में मैं अभिनेता ही था, और बहुत कम समय में बतौर अभिनेता मेरी एक पहचान बनी थी पटना में, और उसमें मेरे ये तमाम सहयोगी थे जिनका ये नाम का उल्लेख अभी मैंने किया। उसमें सबसे पहले मेरा जो ऑडिशन सतीश आनंद ने लिया था वो तुगलक नाटक के लिए लिया था, और बहुत छोटे से रोल से, चूँकि मैं नया था तो बहुत छोटे से रोल से शुरू किया, और करते करते बहुत प्रमुख जो पात्र होते हैं वहाँ मैं पहुँच गया। तो मैं इसमें शमसुद्दीन का रोल कर रहा था, उस नाटक के जो कुछ प्रमुख पात्र हैं उसमें वो भी आता है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि पहले ही एक, जिसको कह सकते हैं कि सुरुचिपूर्ण नाटक जो उस समय पटना में हो रहा था, उसमें मेरा चयन एक बड़े रोल के लिए हुआ। तो उसकी तैयारी का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 7-8 महीने हमने रिहर्सल किया। उसके डायलॉग्स अभी भी मुझे याद हैं। जैसे कुछ शायद डायलॉग कुछ इस तरह का था, काबिल ताज़ीम शहाबुद्दीन, हमने ज़िंदगी भर सिवाय अल्लाह ताला के किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज आपके आगे हाथ फैलाते हैं, दो जानू होकर इल्तिजा करते हैं। इस तरह के डायलॉग, इस तरह की तैयारी हमारी होती थी। इतना ज़्यादा हमें, बल्कि आपको मैं बताऊं कि मैं संस्कृत के बैकग्राउंड वाला व्यक्ति हूं, और मुझे उर्दू के प्रति जो रुझान पैदा किया वो सतीश आनंद ने पैदा किया, और उनके साथ जो उनके कलाकार थे उनका उच्चारण देख करके मुझे उर्दू सीखने की लालसा पैदा हुई, और मैंने नाटक की वजह से उर्दू जानना समझा। इसके अलावा भी बहुत सारे नाटक मैंने किया। आषाढ़ का एक दिन भी किया, सिंहासन खाली है ये नाटक किया, इसमें श्रुति शुक्ला मेरे साथ मुख्य भूमिका में थी, और बहुत सारे नाटकों में बड़े रोल्स भी किए। अम्बपाली नाटक किया जिसमें वत्सकार की भूमिका मैंने की। आषाढ़ का एक दिन का मैंने जिक्र किया ही, और जुलूस नाटक का उल्लेख इसलिए मैं करना चाहूँगा कि जुलूस नाटक एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड नुक्कड़ नाटक था। वो नुक्कड़ नाटक की शुरुआत उसके पहले इप्टा ने शुरू कर दी थी, लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड, और जैसा मैंने अभी निवेदन पूर्व में किया कि यहाँ का एक ख़ास वर्ग जो मध्यवर्गीय समाज था, उसने कला संगम को बहुत पैट्रोनेज दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको राजभवन तक में किया। तो नुक्कड़ नाटक का ये एक ऑर्गेनाइज्ड जो रूप है वो पहली बार कला संगम ने किया, जुलूस, तो उसमें मुख्य भूमिका में कर रहा था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं अपने आप को आज भी अभिनेता ही मानता हूँ। ये एक संयोग है कि मैं निर्देशक बन गया और मैंने कई नाटकों का निर्देशन किया। पहला नाटक जो बतौर औपचारिक रूप से निर्देशक के तौर पर, वो गिनीपिग है, मोहित चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ, और उस दौर में ये 1980 की बात है, और उसके बाद ही मैंने कला संगम छोड़ा था, तो इसलिए मुझे वो ये साल याद है। और उस दौर के जो अखबार हैं या उस दौर के जो दर्शक हैं, अगर आज भी आपको मिलें तो एक नया टर्निंग पॉइंट है पूरे हिंदी थिएटर का, पटना का हिंदी थिएटर जो है। और गिनीपिग के बाद फिर मैंने हानूश किया, वो हानूश के बाद फिर ये सिलसिला शुरू चलता रहा, और उसी दौरान मैं इप्टा में भी गया, और फिर महाभोज और माधवी और बहुत सारे नाटक किए। उसी क्रम में संगीत नाटक अकादमी की एक योजना थी, असिस्टेंस टू यंग थिएटर डायरेक्टर। इसमें हमारा नाटक मुक्ति पर्व, जिसके लेखक अविनाश चंद्र मिश्र हैं, इसका चयन राष्ट्रीय नाट्य समारोह के लिए भी किया गया। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए कि जिस थिएटर को लेकर के, जिस रामलीला की जो का प्रभाव मेरे अंदर था, उसका उपयोग मैं इस नाटक में कर सका। मेरा ये मानना है कि दरअसल नाटक हमारी ज़िंदगी का हूबहू प्रस्तुतिकरण नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो घटित होता है उसकी एक शैलीबद्ध प्रस्तुति होती है, और इसमें गाने भी होते हैं, नाच भी है। तो हमारे आम जीवन में तो गाने और नाच तो होते नहीं हैं। तो दरअसल ये एक ख़ास तरह की अभिव्यक्ति के लिए ये किया, माने हम इस तरह की भाषा का, नाट्य भाषा का प्रयोग करते हैं, और इस नाटक में मुझे नई नाट्य भाषा को खोजने में काफ़ी सहायता मिली। और दूसरा मेरा नाटक जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो दूर देश की कथा है। दूर देश की कथा
ये नाटक भी पूरे देश में, और लगभग हमने इसके 100 शोज अब तक किए हैं, और देश के सभी शहरों में इसका मंचन हुआ है। और इसमें भी मेरा ये मानना है कि जो लोक नाटकों का जो दौर चला है, एक दौर में, एक समय में, तो मेरा ये सोचना है बहुत, मैंने इसमें मेरी स्थिर सोचना ये है कि दरअसल हम अगर नौटंकी करने की बात करते हैं और नौटंकी का हमारा संस्कार अगर नहीं है तो हम उसके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि आज का जो आधुनिक रंगमंच है जो पूरी दुनिया में, वो पॉपुलर थिएटर की बात कर रहा है, यानी पॉपुलर थिएटर एलिमेंट को लेना। अगर हम नौटंकी के कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल या रामलीला की या रासलीला की कुछ एलिमेंट का इस्तेमाल अपने नाटक में करें तो हमारी संप्रेषणीयता बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है कि वो हमारी जनता की नाट्य भाषा के बहुत नज़दीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पॉपुलर थिएटर यानी पीपल्स थिएटर यानी पॉपुलर थिएटर, तो पॉपुलर थिएटर एलिमेंट का इस्तेमाल करने का जो मेरा प्रयोग था वो मुक्ति पर्व और दूरदेश की कथा में मैं कर सका, क्योंकि इसमें संगीत भी है, इसमें जादू भी है। और एक नाटक और है जिसकी चर्चा चलते चलते मैं करना चाहूँगा, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल। ये इटालियन नाटककार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, दारियो फो का नाटक है। आर्केंजल्स डोंट प्ले पिन बॉल, ये ओरिजिनल टाइटल है उनका इंग्लिश का, और हमने उसको अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल से किया। इसमें अभिनेता जो है वो कुत्ता का भी अभिनय करता है। तो ये संभव रियलिस्टिक थिएटर में नहीं है। तो इस थिएटर की इस ताकत को पहचाना हमने। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिल रही है। और आखिर में हम आपसे, हमारे बिहार थिएटर के जो दर्शक हैं, हमारे लिए, हमारे नए अभिनेताओं के लिए आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि लोगों को संदेश दूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जिस भी कला विधा में आपकी रुचि है उसको पूरी गहराई से समझिए, और उसकी जो मांग है, ये जैसा कि मैंने बहुत प्रारंभ में ही, अगर आपने ये साक्षात्कार प्रारंभ से देखा है तो मैंने शुरू में ही निवेदन किया। अपने युवा साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने पूरे माध्यम को समझिए, अपने शरीर को समझिए, चेतना और शरीर का सामंजस्य कैसे होता है, इस चीज़ को सीखिए। और एक बात मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको रंगमंच ही करना है और रंगमंच में अभिनय करना है तो आप अपने लिए, अपनी आजीविका के लिए कोई दूसरा माध्यम भी तलाश लें और साथ साथ रंगमंच करें। उसको एक मिशन की तरह करें, अपने पैशन को एक मिशन बनाएं। यही मेरा आपको संदेश है। और अभिनय को लेकर आपके जो भी सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, हमारे बिहार थिएटर में इतना समय देने के लिए। शुक्रिया रूबी, और दूरदर्शन का भी बहुत शुक्रिया। और इस कार्यक्रम को लगातार जारी रखने के अनुरोध के साथ पूरे डीडी बिहार के कर्मियों को और इनके प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का धन्यवाद कि आपने इसे अंत तक देखा। इस वादे के साथ लेते हैं विदा। अगली बार फिर से हमारे बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार थिएटर में बिहार रंगमंच के प्रमुख हस्ताक्षर से आपकी करवाएंगे मुलाकात रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।